आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते किन किन विधियों से रखे जाते हैं, उन विधियों में क्या अंतर है और उन विधियों के अनुसार रखे जाने वाले लेखों के क्या प्रारूप हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। तो आइए हम समझते हैं कि साझेदारों के पूंजी खाते किन किन विधियों से रखे जाते हैं। तो साझेदारों के पूंजी खाते रखने की दो पद्धतियां हैं। नंबर 1 है स्थिर पूंजी पद्धति और नंबर 2 है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। आइए अब हम समझते हैं स्थिर पूंजी पद्धति क्या है। स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत क्या है कि जब फर्म के सभी साझेदार यह निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा लाई गई पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। अर्थात जब साझेदार क्या निश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा जो पूंजी लाई गई है उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। तो ये एक पद्धति है पूंजी रखने की। अब स्थायी पूंजी पद्धति, जिसे हम अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहते हैं, इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि इस विधि में निम्नलिखित दो खाते खोले जाते हैं। अर्थात जब साझेदार स्थायी पूंजी पद्धति या अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति अपनाएंगे तो इस पद्धति में दो खाते खोले जाते हैं। वो दो खाते कौन कौन से हैं? नंबर ए साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर बी साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप ये समझेंगे कि स्थिर पूंजी पद्धति, जिसे हम अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति कहते हैं, उसमें क्या है, साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते खोले जाते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते क्या हैं। इस खाते में साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी का ही लेखा होता है। जब तक कि कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी ना लगाए या स्थायी रूप से पूंजी ना निकाले, तब तक इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम शेष समान रहता है। यहाँ ध्यान से समझिए कि इसमें साझेदारों की पूंजी में कोई परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी ना लगाई जाए या स्थायी रूप से पूंजी ना निकाली जाए, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में साझेदारों की पूंजी का शेष बदल जाएगा। तो यदि अतिरिक्त पूंजी ना लगाई जाए या स्थायी रूप से पूंजी ना निकाली जाए तो साझेदारों का शेष, प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष कैसा होगा? इक्वल होगा, समान होगा। तो ये स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत जो साझेदारों के पूंजी खाते में हैं, इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, इनके प्रारंभिक और अंतिम शेष समान होते हैं। दूसरा आता है साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करंट अकाउंट। साझेदारों के चालू खाते में क्या है कि साझेदारों की पूंजी लगाने और निकालने के अतिरिक्त अन्य सभी मदों का लेखा इस खाते में किया जाता है। मतलब पूंजी का लेखा तो पूंजी खाते में हो गया, अब पूंजी के पश्चात जो अन्य मदें हैं उनका लेखा चालू खाते में किया जाता है। तो इसके क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और लाभों में हिस्से का लेखा किया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में क्या क्या होगा? इसके क्रेडिट पक्ष में साझेदारों का वेतन लिखा जाएगा, उनका कमीशन लिखा जाएगा, पूंजी पर ब्याज और लाभों में उनका हिस्सा कितना मिला है इसका लेखा किया जाएगा। ये तो डेबिट पक्ष हुआ, क्रेडिट पक्ष हुआ। अब डेबिट पक्ष में क्या होगा? साझेदारों के आहरण लिखे जाएंगे, आहरण पर ब्याज और हानि में हिस्से का लेखा किया जाएगा। ठीक है, तो ये साझेदारों के चालू खाते हो गए। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत हम सबसे पहले स्थायी पूंजी खाते का प्रारूप समझेंगे। स्थायी पूंजी खाते में हम डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष रखेंगे। डेबिट में पर्टिकुलर और जितने साझेदार हैं उनके नाम लिखे जाएंगे।
और क्रेडिट में भी पर्टिकुलर और जितने साझेदार हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। इसके पश्चात हम क्रेडिट साइड से शुरुआत करेंगे। तो क्रेडिट में हम यदि पिछला शेष है तो उसको लिखेंगे, शेष आगे लाया गया और साझेदारों के खाते में उनकी अमाउंट डाल देंगे। ठीक इसके बाद हम रोकड़ खाते को लिखेंगे। यह एंट्री उस समय की जाएगी जब साझेदारों ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है तब, अन्यथा इसकी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद अब हम डेबिट पक्ष में रोकड़ खाते से यह एंट्री करेंगे, लेकिन यह एंट्री उस समय होगी जब यदि साझेदार अपनी फर्म से पूंजी निकाल लेते हैं, मतलब पूंजी में कमी कर लेते हैं। यदि पूंजी में कमी नहीं की है तो यह रोकड़ खाते से यह प्रविष्टि नहीं होगी। अब हम क्रेडिट पक्ष में से डेबिट पक्ष का योग घटा देंगे तो शेष आगे ले जाया गया ये लिख देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान यह रखना है कि यदि केवल साझेदारों ने पिछला शेष लिखा है और इसके साथ कोई एंट्री नहीं की, अर्थात ना तो अतिरिक्त पूंजी लगाने की एंट्री हुई है ना रोकड़ में कमी की एंट्री हुई है, तो यही शेष डेबिट साइड में हम लेकर आएंगे और दोनों पक्षों का योग बराबर कर देंगे। तो ये तो हुआ स्थायी पूंजी खाते प्रारूप। और अब इसके बाद हम स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत रखा जाने वाला जो दूसरा खाता है साझेदारों का चालू खाता, उसका प्रारूप समझते हैं। साझेदारों के चालू खाते में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस BD, शेष आगे लाया गया। यह तभी लिखा जाएगा जबकि क्रेडिट शेष दिया हो। इसके पश्चात हम पूंजी पर ब्याज, वेतन और कमीशन की एंट्री करेंगे और लाभ हानि खाते को यदि साझेदारों को लाभ प्राप्त हुआ है तो उनका कितना भाग उन्हें मिला है इसकी एंट्री हम क्रेडिट पक्ष में करेंगे। इसके पश्चात अब हम डेबिट साइड आएंगे तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा शेष आगे लाया गया। यह उस समय लिखा जाएगा जबकि डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस दिया हो। अब डेबिट साइड में ही हम लिखेंगे आहरण, जिस साझेदार ने वर्ष में जितना आहरण किया है उसकी एंट्री हम उसके खाते में कर देंगे। इसके पश्चात आहरण पर ब्याज यह लिखेंगे और यदि फर्म को हानि हुई है तो हानि कितनी हुई है उसका भाग निकालकर हम डेबिट साइड में लाभ हानि खाते से लिख देंगे। अब क्रेडिट पक्ष का हम योग लगा लेंगे और डेबिट पक्ष का योग लगा लेंगे। यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो उसमें से डेबिट साइड का योग घटाकर अंतर की राशि को डेबिट साइड लिखेंगे, शेष आगे ले गए। और इसके विपरीत यदि डेबिट साइड का योग अधिक है और क्रेडिट साइड का योग कम है तो डेबिट के योग से क्रेडिट का योग घटाकर अंतर की राशि को क्रेडिट साइड लिखेंगे, शेष आगे ले गए। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि चालू खाते का जो बैलेंस है वह क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन स्थायी पूंजी खाते का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके पश्चात हम परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि को समझेंगे। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या है? जब साझेदारों के पूंजी खातों के शेष प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं तो उन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाता कहा जाता है। मतलब इस पद्धति के अंतर्गत जो पूंजी खाते रखे जाते हैं उसमें ये शेष जो है इसका प्रतिवर्ष बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इस विधि में केवल एक पूंजी खाता खोला जाता है, मतलब इसमें केवल एक खाता खुलेगा जिसे हम केवल पूंजी खाता बोलेंगे। जबकि इसके पहले आपने देखा कि स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते खोले जाते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। किंतु इसमें क्या है, इसमें केवल एक ही खाता खोला जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, पूंजी खाता बोलेंगे। अब इस पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में पूंजी और पूंजी को बढ़ाने वाली मदें, पूंजी को बढ़ाने वाली मदें कौन कौन सी हो जाएंगी? साझेदारों का वेतन, उनका कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभ में हिस्सा आदि ये लिखे जाते हैं। तो ये उनका क्रेडिट पक्ष हो गया। सबसे पहले हम पूंजी का शेष लेकर आएंगे क्रेडिट पक्ष में, उसके पश्चात हम उस पूंजी में साझेदारों को वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और लाभ आदि का हिस्सा भी उसमें क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे। तो इस तरह से
ये क्रेडिट पक्ष हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है डेबिट पक्ष की। तो डेबिट पक्ष में पूंजी को घटाने वाली मदें जैसे आहरण, आहरण पर ब्याज, हानि में हिस्सा आदि लिखे जाते हैं। इस विधि में पूंजी खाते के प्रारंभिक और अंतिम शेष बदलते रहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि से साझेदार अपना पूंजी खाता रखते हैं तो इस विधि में पूंजी खाते के प्रारंभिक और अंतिम शेष बदलते रहते हैं। इसका कारण ये है कि पूंजी में अन्य मदें जुड़ती हैं और कुछ मदें घटती हैं। जुड़ने वाली मदों में वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज और लाभ है, जबकि घटने वाली मदों में आहरण और आहरण पर ब्याज है। इसलिए इनके जो शेष हैं वह परिवर्तित होते रहते हैं। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंतर्गत जो पूंजी है वह बदलती रहती है, इसलिए इसका नाम ही परिवर्तनशील पूंजी है। अब हम सीखेंगे परिवर्तनशील पूंजी विधि में कौन सा खाता तैयार किया जाता है। तो इसमें जो खाता तैयार किया जाता है वह है परिवर्तनशील पूंजी खाता। आइए समझते हैं इसका हम प्रारूप। प्रारूप समझने के पहले एक बात यह समझाना ज़रूरी है कि जो स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता है और जो दूसरा चालू खाता है, यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो परिवर्तनशील पूंजी खाते का प्रारूप तैयार हो जाता है। आइए अब हम समझते हैं प्रारूप। तो इसके डेबिट पक्ष में यदि पूंजी खाते का डेबिट शेष दिया है तो वह लिखा जाएगा, और इसके क्रेडिट पक्ष में यदि पूंजी खाते का बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस, तो वह लिखा जाएगा। अर्थात दोनों में से कोई एक बैलेंस जो भी दिया है वह लिखा जाएगा। अब क्रेडिट साइड में हम पूंजी पर ब्याज लिखेंगे, वेतन जिस साझेदार को दिया जा रहा है, इसी तरह से कमीशन जिस साझेदार को दिया जा रहा है उसके खाते में, उसके कॉलम में कमीशन लिखेंगे। अब हम डेबिट साइड में आहरण लिखेंगे, आहरण पर ब्याज की एंट्री करेंगे, और यदि फर्म में लाभ हो रहा है तो उसे हम परिवर्तनशील पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लाभ हानि खाते को लिखेंगे, और यदि इसके विपरीत हानि होती है तो हम डेबिट साइड लाभ हानि खाते से हानि का भाग लिखेंगे। यहाँ भी ध्यान रखना है कि या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब हम क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, शेष आगे ले गए, और इसके विपरीत यदि डेबिट साइड का योग अधिक है तो क्रेडिट साइड के योग को घटा करके क्रेडिट साइड लिख देंगे, शेष आगे ले गए। यह ध्यान रखिए कि यदि पूंजी खाते का शेष डेबिट में आता है तो यह पूंजी की कमी कहलाती है, और यदि क्रेडिट साइड यह शेष आता है तो यह पूंजी में वृद्धि होगी। इस प्रकार हमने परिवर्तनशील पूंजी खाता कैसे बनाया जाएगा इसका प्रारूप समझा। आइए अब हम दोनों में अंतर समझते हैं कि स्थायी पूंजी खाता पद्धति में और परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है इसमें, स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं। जैसा कि अभी हमने डिटेल में देखा कि स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत इसमें केवल एक खाता खोला जाता है जिसे हम साझेदारों का पूंजी खाता कहते हैं। तो स्थिर विधि के अंतर्गत केवल दो खाते खोले जाएंगे, पूंजी खाता और चालू खाता, और परिवर्तनशील विधि में केवल एक खाता खोला जाएगा जिसे हम पूंजी खाता कहेंगे। इसका जो दूसरा अंतर है वह देखें आप, स्थिर पूंजी विधि में, स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन तभी हो सकता है जबकि पूंजी में कोई कमी या वृद्धि की जा रही हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि स्थिर पूंजी खाता पद्धति में प्रारंभिक और अंतिम शेष समान होता है। यह कब तक होता है? जबकि इसकी पूंजी में वृद्धि ना की जाए या स्थायी रूप से इसमें से पूंजी ना निकाली जाए, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत देखें आप, इस विधि में पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन होता रहता है। तो स्थिर पूंजी पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता पूंजी के शेष में, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में इसमें पूंजी का जो शेष है वह बदलता रहता है।
अगला जो अंतर है वह है स्थिर पूंजी खाता विधि में सामान्यतः पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है। इसमें स्थिर पूंजी खाते विधि के अंतर्गत जो शेष है वह हमेशा क्रेडिट होता रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है, इस विधि में पूंजी खाते का जो शेष है वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि कुछ राशियां घटती हैं और कुछ राशियां जुड़ती हैं। जुड़ने वाली राशियां क्रेडिट साइड रहती हैं और घटने वाली राशियां डेबिट साइड रहती हैं। तो जिस पक्ष का योग अधिक होता है उस पक्ष से कम योग वाले पक्ष को घटा दिया जाता है। तो यह बैलेंस कभी कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन स्थिर पूंजी पद्धति में हमेशा यह बैलेंस क्रेडिट ही रहता है। अगला इसका जो अंतर है वह है स्थिर पूंजी खाता विधि में फर्म व साझेदारों के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है। स्थिर पूंजी खाता विधि में जैसा कि बताया कि दो खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो पूंजी खाते में तो केवल हम पूंजी की एंट्री करते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी भी प्रविष्टियां होती हैं उन सब का लेखा करने के लिए चालू खाता खोला जाता है। उसमें क्या क्या लिखा होगा, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज और उनके प्राप्त होने वाले लाभ का हिस्सा। इसी तरह डेबिट साइड में लिखा जाएगा आहरण, आहरण पर ब्याज और यदि हानि है तो उसका हिस्सा। तो इस प्रकार से स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते के अतिरिक्त साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है जिसमें अन्य व्यवहारों का लेखा होता है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है, इस विधि में पूंजी सहित सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। तो इसमें चालू खाता नहीं बनाया जाता, इसमें जो पूंजी खाता बनता है उसमें ही सारी मदें लिखी जाती हैं। मतलब पूंजी के अतिरिक्त साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ आदि के एंट्री क्रेडिट पक्ष में करने के पश्चात इसके डेबिट पक्ष में आहरण और आहरण पर ब्याज लिखा जाता है और इसका बैलेंस ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक ही खाता होता है, जबकि स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते खोले जाते हैं जिसमें एक है चालू पूंजी खाता और दूसरा है चालू खाता। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।